नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर आज से चर्चा शुरू हुई। आज दोपहर से चर्चा की शुरुआत हुई है। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक को रोकने में मदद मिलेगी। तो उधर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का आदेश किसने दिया? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात की है, जरूरत होगी तो हम 10 घंटे भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये कि आखिरकार नया कानून क्या पेपर लीक से देश को निजात दिला पाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ मंजूर नहीं। The earlier bill and the amendment today are in a way a reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And at the same time, it is also a reiteration of Prime Minister Modi ji's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the children of Mother India. संशोधन को बताया मील का पत्थर, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। I must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. अब इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य थे और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, टू गिव मोर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू एग्जामिनेशन इन व्हाटएवर फॉर्म, टू रीअश्योर द स्टूडेंट्स दैट दे वुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर जेन्युइन सिंसियर एफर्ट्स एंड ऑल्सो टू एंश्योर दैट देयर फ्यूचर इज सेफ। कांग्रेस ने कहा संशोधन बिल सिर्फ सरकार का दिखावा। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। कांग्रेस का सवाल, 2024 का कानून कड़ा था तो पेपर लीक कैसे हुआ? उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। बिल पर चर्चा, लीक नहीं होगा पर्चा। तो आज सदन में चर्चा के दौरान जहां कांग्रेस लगातार हमलावर नजर आई सरकार पर, तो वहीं टीडीपी के जो सांसद हैं श्री कृष्ण देवरालू, उन्होंने पेपर लीक को लेकर के सदन में आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए सरकार को। 3 प्रमुख सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जब सुनवाई हो तो मामलों के जल्द निपटारे को लेकर के निगरानी की जाए। फोरेंसिक विभाग में जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको जल्द भरा जाए ताकि जांच में तेजी आ सके। हालांकि जो नया बिल है उसमें 2 महीने में जांच को कंप्लीट करके चालान पेश करना होगा और अदालत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई करेगी उसका भी समय तय किया गया है। उसमें यह है कि 3 महीने के अंदर कोर्ट को फैसला सुनाना होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करवा दूं एक एक करके। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। अमित गुप्ता हमारे साथ हैं, शिक्षाविद के तौर पर। ईरा बोस हमारे साथ हैं, युवा नेता के तौर पर। और डॉक्टर लिपिका शर्मा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले गर्ग साहब आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि जब 2024 में ही आपने कहा था कि हम तो पेपर लीक के खिलाफ सबसे कड़ा बिल लेकर के आए हैं, तब पेपर लीक कैसे हो गए? तब पेपर लीक नहीं रुके। वो कह रहे हैं कि सरकार युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर और संवेदनशील नहीं है।
हेमंत भाई, सरकार हमेशा युवाओं के प्रति गंभीर और संवेदनशील रही है, हमेशा युवाओं के साथ रही है सरकार, लेकिन कांग्रेस हमेशा दोगली चाल चलती है। 3 दिन से संसद को चलने नहीं दिया। 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट का खर्चा, वो कौन उसको बियर करेगा? टैक्स के पैसे का पैसा, जनता का पैसे को इन्होंने 3 दिन तक बर्बाद किया। करोड़ों रुपए जनता के पैसे को बर्बाद किया। ये छात्रों के प्रति वफादार नहीं है, न देश के प्रति वफादार है। मुझे ये बताइए कि 2024 में निश्चित रूप से, लेकिन उस कानून को और कठोर किया जा रहा है। अगर उस कानून को और कठोर किया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? अगर मान लो उनको पकड़ा जाता, उनको जल्दी से जल्दी सुनवाई होकर जल्दी से जल्दी सजा हो जाती है, तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? क्यों तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? सदन में लेकर के चलते हैं। राजस्थान में भी रीट के पेपर का एग्जाम का लीक हुआ था। उनको सुन लेते हैं एक बार और वापिस से आते हैं चर्चा पर। प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे। पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे, इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। ये करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते, मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है। थे लोकसभा में इस बिल पर बोलते हुए। मैं एक बार फिर से वापस आपके पास आ रहा हूं सर, कि गर्ग साहब, कांग्रेस लगातार यही कर रही है कि आखिरकार छात्रों पर लाठी चलाने का, पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? हेमंत भाई, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आइए संसद चलने दीजिए। हम यही तो कह रहे थे कि आइए संसद चलने दीजिए, संसद में हम जवाब देंगे क्यों चली थी, क्या प्रॉब्लम थी वहां पे, किस तरीके से असामाजिक तत्व, 2500 असामाजिक तत्व उस रैली के अंदर जंतर मंतर में इकट्ठे हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी था हेमंत भाई।
और फिर ये कहते हैं कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर आपके लिए संविधान सर्वोपरि था तो इमरजेंसी क्यों लगाई थी आपने? अगर आपके पास में संविधान सर्वोपरि था, क्यों इमरजेंसी लगाई थी? क्यों बावरी ढांचे को जो ढाने वाले थे उनके ऊपर गोलियां चलाई थी? लेकिन नहीं, जब 370 को हटाया था तब भी इन्होंने विरोध किया था। तो ये संविधान को मानने वाले लोग वो कह रहे हैं कि पहले वाला कड़क कानून था या इस बार का कड़क कानून है? पहले भी आपने 2024 में कहा ये कड़क कानून है, अभी भी कह रहे हैं कि लाए थे हम। बिल्कुल हेमंत भाई, पहले भी लाए थे, कठोर कानून लाए थे, उसमें और ज्यादा कठोरता ला रहे हैं जिससे कि कोई बच नहीं पाए, भरत मेघवाल जी कोई बच नहीं पाए। कठोर कानून ला रहे हैं। क्यों विपक्ष आखिरकार अपने सुझाव देने से कतरा रहा है? इतना अच्छा कानून पेपर लीक के खिलाफ सरकार लेकर के आ रही है, तो उस पर चर्चा से क्यों भागा जा रहा है? उस पर एक व्यापक चर्चा कांग्रेस क्यों नहीं करना चाह रही? क्यों सुझाव नहीं देना चाह रही है? भरत जी। नहीं हेमंत जी, देखिए जरूरी ये नहीं है कि आप कानून लाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप किस तरीके से उन चीजों को रोकना चाहते हैं। अभी आप बार बार एक चीज कह रहे थे, 2024 में कानून आया, 2024 में भी एक हाई पावर कमेटी बनी थी, राधाकृष्णन जो इसरो के चेयरमैन थे उनके अंतर्गत, जिसने 101 सिफारिशें दी थी, जिसमें था कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाना है, जिसमें हाइब्रिड टेस्ट की बात की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आउटसोर्सिंग एनटीए के अंदर है उसको रोकना चाहिए, और भी कई ऐसी चीजें थी, एआई इंटेलिजेंस के ऊपर था, कैमरे के ऊपर था, ये सब बात उसमें की गई। क्या 2 साल तक केंद्र सरकार ने उन 101 सिफारिशों को लागू किया? नहीं किया। उसके बाद जब आज शिक्षा के ऊपर इतनी ज्यादा बात हो रही है, प्रभावशाली पारदर्शिता भ्रष्टाचार को हटाने की बात की जा रही है, वहीं पे जब ये सेक्रेटरी लेकर आते हैं तबादला कराकर, ये ऐसे सेक्रेटरी को लेकर आते हैं जिसपे ऑलरेडी 1.16 करोड़ भ्रष्टाचार करने का हॉर्टिकल्चर में आरोप था। तो ये चीजें संसद में आए ना, चर्चा के दौरान भी तो उठा सकते हैं, कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और ज्यादा कड़ा कानून। वही बात कह रहा हूं, हंगामा क्यों सिर्फ? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना। उसके बाद आप आइए, संजीव मुखिया जो बिहार 2024 नीट पेपर लीक में मिला, सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट पेश नहीं कर पाई, और अब सीबीआई कहती है कि हमें इसके सबूत नहीं मिले, उसे क्लीन चिट दे दी जाती है जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से पेपर लीक के मुकदमे दर्ज होते हैं। और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन कल ही सीबीआई का वकील वहां पे पेश ही नहीं होता। तो आप जब इस तरह के कानून लेकर आएंगे, लेकिन आपकी एजेंसियां छोड़ देंगी, और आपके जो प्रोसिक्यूटर है, अगर वो प्रोसिक्यूटर पेश ही नहीं होंगे, तो ऐसे कानून की कहां आपको लग रहा है कि सख्ती होगी? इसके अलावा आप मुझे ये बात बताइए कि जब ये कानून आपने बनाया, अरे राजस्थान में तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के जाए, मैं चाहूंगा कि तरीके कांग्रेस की सरकार थोड़ी है पंजाब में, रीट के अंदर। अरे सर वो क्यों बोलेंगे? एक को भी सजा नहीं मिली। हमारे तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। आपने भी तो कहा था कि राजस्थान के पेपर लीक की जांच सीबीआई से करवाएंगे, क्या हुआ फिर गर्ग साहब? हम तो आज विधानसभा में कहते हैं कि 2013 से लेकर 2000 वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक का मुख्य आरोपी क्यों छूट गया? 450 से ज्यादा लोगों को अंदर कर दिया। अब अभी जो आपने अमेंडमेंट लाए हैं आप बिल में, उसमें आपने मैक्सिमम जो सजा 10 साल तक की है और न्यूनतम की है 5 साल। राजस्थान का जो कानून है उस कानून में 10 साल तो न्यूनतम है और आजीवन कारावास है। आजीवन कारावास, इसके बाद पेपर लीक कैसे हो गया ये बता दो। फिर आपने अगर मान लो आजीवन कारावास की बात करें हेमंत भाई, तो फिर इसके बाद में पेपर लीक क्यों हुआ राजस्थान के अंदर? 2023 में ये कानून लेके आए थे, इसके बाद में पेपर लीक क्यों हुआ राजस्थान के अंदर? जवाब दे दीजिए। बैसाखी पे चलने वाली सरकार ने, तो वही सवाल तो आपसे है कि आप 2024 में अगर कानून लेकर के आगे तो फिर नीट का पेपर लीक कैसे हो गया? लीक किए राजस्थान में। सर आपसे भी वही सवाल है ना फिर, कि आप 2024 में कड़ा कानून लेकर के आ गए थे, तो पेपर लीक कैसे हो गया? हेमंत भाई हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ, ये अच्छी बात है, कठोर कानून बना रहे हैं, ये अच्छी बात है भरत जी। गिरफ्तार किया, ठीक है, बाकी और मेहमान भी मैं आ जाऊंगा अभी आपकी। आप कितने लोगों को गिरफ्तार किया? क्या जारोली को गिरफ्तार किया? क्या शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया? क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया? क्या उनको पदोन्नत करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? अच्छा, मैं ईरा बोस को लाना चाह रहा हूँ। ईरा बोस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। कांग्रेस बीजेपी कहती है कि आपके काल में हुए, कांग्रेस कह रही है आपके काल में हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक पर जहां एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि हम कठोरतम बिल लेकर के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इस बिल से पेपर लीक रुक जाएंगे?
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी, आवाज नहीं आ रही है ईरा बोस आपकी मुझे। बोलिए, आप ठीक कीजिए, तब तक मैं एक टिप्पणी ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर लिपिका शर्मा, लिपिका जी, आपको क्या लगता है कि नए कानून से पेपर लीक रुक जाएंगे जैसे सरकार दावा कर रही है? पहले भी दावा किया गया था 2024 में जब पेपर लीक पर कानून आया। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं ये कहूंगी, ये मुद्दा सिर्फ जो ये कानून है ये डेटरेंस है, हमें प्रिवेंशन पे भी बात करनी होगी। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं, ये देश का मुद्दा है, देश के नौजवानों का है। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो इस देश में लगातार बार बार बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस और एनी अदर गवर्नमेंट। बेसिकली ये मुद्दा, सबसे पहले मुद्दा पॉलिटिकल नैरेटिव से हटके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखना होगा। पब्लिक एग्जामिनेशन को एज अ लॉयर अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, ये आर्टिकल 41 के अंदर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, आर्टिकल 21 के अंदर फेयर प्रोसीजर का प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। जब लाखों स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एग्जामिनेशन फेयर, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल हो। इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं लगातार बार बार बिल होने के बाद, एक्ट होने के बावजूद ये हो रहा है। तो सिर्फ संशोधन, मैं स्वागत करती हूँ बीजेपी सरकार के, इस एनडीए सरकार के इस बिल का, जिसने संशोधन लाके क्या किया है, इन्होंने 3 साल से 5 साल की जो कैद थी उसको 5 से 10 साल किया है, 1 साल से 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया है, 4 की जगह 8 साल तक आपको डिबार किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बट ये सब डेटरेंस है। कुछ भी गलत चीज होने के बाद की पनिशमेंट है। क्रिमिनल लॉ डेटरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए रोबस्ट सिस्टम उतना ही जरूरी है। तो इसलिए जो अभी एक कमेटी भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है जी, चंदन नीलकंठानी की इनिशिएटिव में, वो फोकस कर रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन पे। मेरा मानना है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, और हमें इकट्ठे देखने चाहिए। हमें सिर्फ बिल पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए मेरे हिसाब से कि डिबेट सिर्फ पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि एग्जाम गवर्नेंस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि लीक तो गवर्नेंस का मुद्दा है। तो सुरक्षित पेपर निर्माण, सुरक्षित प्रिंटिंग, पूरी की पूरी जो परीक्षा प्रणाली है वो फुल प्रूफ कैसे बने, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं इसको सीधा सीधा, तो आपका मतलब दीपिका जी ये, ईरा बोस बोलिए, कैसे पेपर लीक रुकेगा? सर पेपर लीक रोकने के लिए ठीक है लिपिका जी, ठीक है लिपिका जी, ठीक है, ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा जी, ठीक है लिपिका जी, ठीक है जी। ईरा बोस, मेरा सवाल जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है कि पेपर लीक के लिए मजबूत बिल हर बार लेके आते हैं। पहले एसआईटी इन्होंने गठित करी, कठोर कानून पहले कई बार बनते आए हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सरगना है वो छूट जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीट का पेपर लीक होने में 22 से 26 बच्चों के बीच में, आंकड़ा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनके जिम्मेदार कौन है? क्या यही जो कानून है 10 साल की सजा और ये जो 8 करोड़ का 10 करोड़ का इन्होंने जो भी आज बिल में करा है, तो उससे क्या उन 22 बच्चों को न्याय मिल जाएगा? ये तो इनके लिए आगे किसी को इस तरह से सुसाइड नहीं करना पड़े, इसीलिए तो ये प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखो, पहली बात तो है कि बिना राजनीतिक सह के पेपर लीक नहीं होता। इसके जो क्या नाम है, जो माफिया है, बड़े बड़े जो माफिया है, उनको पहले जैसे अभी नाम बताया संजीव मुखिया जी का, संजीव मुखिया को आपने क्यों छोड़ा? फिर जब बार बार वो जो पेपर लीक कर रहा है, राजस्थान में भी बहुत सारे बड़े जो सरगना है उनको, हेमंत जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पेपर नीट का लीक कर रहा है वही बैंक का लीक कर रहा है, वही रेलवे का कर रहा है, ये गिरोह वही है। तो आज बच्चे लाखों सड़कों पे हैं, इनको तो राजनीति से परे हट करके इन छात्रों का जो सुसाइड कर रहे हैं, इनका भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इनको इस पे बात करनी चाहिए, ना कि इस जो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या रहा, कई बच्चों की चोटें आई, पुलिस वालों के चोटें आई, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इसके लिए कठोर कानून जब तक सही तरीके से उनको नहीं करेंगे अधिकारियों, ये कानून आपको नहीं लगता ये कठोर है? नहीं, ये कानून मेरे हिसाब से कठोर, क्योंकि ये जो मेन चीज पकड़नी जिनको चाहिए थी तो उनके अंदर तो वो है ही नहीं। जो लोग अभी अब सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, कितने जनों को पकड़ती है उसके ऊपर डिपेंड है, कितना इनको सख्त बना
इसको न्यूट्रलाइज करती है। उसमें उसके यही तो ऊपर किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, उसमें दो महीने के अंदर जांच कंप्लीट करनी होगी, 3 महीने में ट्रायल कंप्लीट करना होगा। लेकिन एक आपने जो उठाया कि पेपर लीक बिना राजनीतिक शय के नहीं होता, ये जो गैंग्स बने हुए हैं उनको हम खत्म करेंगे तब जाकर के निजात मिल सकती है। और दीपिका जी ने एक बहुत बड़ी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, तो वहां पे सरकारी वकील और उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचे, तो फिर काय का फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, दीपिका जी ने भी एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि हम फुल प्रूफ सिस्टम कैसे तैयार करें, इस पर भी बात होनी चाहिए। अमित जी, आपको क्या लगता है कि फुल प्रूफ सिस्टम? दूसरा ये अभी जो सुझाव मैं देख रहा था संसद में, टीडीपी के सांसद हैं लाउ श्री कृष्ण देवरालू, उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एक तो कि भाई जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनमें जल्द निपटारे को लेकर के निगरानी की जानी चाहिए। फॉरेंसिक विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े, जांच होगी कैसे? जांच सही हो नहीं पाती है तो उनको भरा जाना चाहिए। और कोचिंग संस्थानों में भी सुधार की मांग उन्होंने की है। देखिए, जो लिपिका जी ने जो लाइन बताई है उसी पर मैंने ये 3 जो सुझाव हैं टीडीपी के सांसद के, वो उसी से जुड़े हुए। आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, चर्चा बिल पर है तो मैं संदर्भ पे रहते हुए बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन हम 25 साल से छात्रों के बीच ही गुजारा है, तो मैं छात्र हित की बात करूंगा। ये जो बिल है ये ऑफेंडर्स को या अपराधियों को पनिश करने के लिए प्राइमरीली फोकस कर रहा है प्राथमिक तौर पे, लेकिन छात्र हित की रक्षा के लिए ये फोकस नहीं कर रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसमें कोई ऑटोमेटिक कंपनसेशन नहीं है। यदि परीक्षा कैंसिल हो जाती है तो बच्चों का जो आर्थिक नुकसान होता है, ट्रैवलिंग का, एक्सपेंस का, यहां तक ये भी नहीं है कि आपके एग्जाम की फीस रिफंड कर दी जाएगी जैसे इस बार हुआ। पहले तो इस बिल में ये इंक्लूड होना चाहिए कि एग्जाम दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा और छात्रों को कंपनसेशन दिया जाएगा जो लॉस हुआ है उनका उसका। दूसरी बात, कोई लीगल फिक्स टाइमलाइन नहीं डाली गई है कि दोबारा एग्जाम कितने दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा। फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए कि 45 दिनों के अंदर एग्जाम दोबारा होगा या जो भी टाइमलाइन है उसके अंदर। तीसरी बात, कोई क्लियर स्टैंडर्ड नहीं है एग्जाम कैंसिल करने का। इन्हीं की अदालत है, इन्हीं की इंटरनल कमेटी, और वही डिसाइड करेगी। अगर आपकी नीयत वाकई अच्छी है तो बनाओ कोई इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी, सीएजी जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी जो डिसाइड करेगी कि वेदर ये एग्जाम ठीक से कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है और क्या इसको कैंसिल चाहिए कि नहीं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी 2024 में नहीं किया इन्होंने कैंसिल, 26 में कर दिया, जबकि आरोप सिमिलर ही थे। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए ना। बड़ी बात कही अमित जी आपने। गर्ग साहब, मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। तीन लोगों ने, लिपिका जी ने भी, इरा बोस ने भी सवाल उठाए हैं और अमित जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। बोलिए जल्दी से। हेमंत भाई, निश्चित रूप से जो भी कठोर कदम होंगे वो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि साहब एग्जाम पेपर निरस्त हो जाता है, इसके बाद में, अरे भाई अभी नीट का एग्जाम निरस्त हुआ था, इसके बाद में री एग्जाम हमने 40 दिन के अंदर करा ली। हमने बच्चों से दोबारा फीस नहीं ली, बच्चों को आने जाने की सुविधाएं दी। तो सर ये कानून, ये इसको कानून बनाने की जरूरत नहीं है, फिर इससे तो ज्यादा वो दिक्कत आएगी। उसकी बजाय भाई हम तो ये कह रहे हैं कि सर पेपर लीक होएगा ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हमारी सरकार तो ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं होगा। हम इस तरह के कठोर कानून बनाएंगे, पेपर लीक होगा ही नहीं। हम तो उस पे जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि साहब उसके अंदर तो भाई अभी ये कानून तो पेपर लीक होने के बाद का है ना, उससे पहले क्या? इसके बाद में री एग्जाम हमने करा ली और रिजल्ट भी आ गया, बच्चे पेपर लीक होने के बाद की एक्टिविटी है कि पेपर लीक हो जाए तो हम ये कर देंगे। तो साहब मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद में कार्रवाई की ना हमने, तुरंत एग्जाम कराए, रिजल्ट भी आ गया उसका, और बच्चे काउंसलिंग के अंदर भी जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर, इसलिए सरकार संवेदनशील है, बच्चों के प्रति संवेदनशील है सरकार। सिर्फ बिल बनाना मतलब नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन और उससे पहले जो संस्थाएं उनमें किस तरीके से वो प्रश्न लाए ना संसद के अंदर, हंगामा करने के बजाय वो प्रश्न लाए ना। हम तो यही कह रहे थे, 3 दिन से हंगामा खड़ा कर रखा आपने एनटीए में 47 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। क्या वो 47 कर्मचारी उसके अंदर जिम्मेदार थे? आपने डीजी को नहीं किया। 650 तक, मतलब कर्मचारी सस्पेंड नहीं करो तो दिक्कत, और कर्मचारी सस्पेंड कर दिया तो दिक्कत। अरे हेमंत भाई, क्या ये तो कांग्रेस की आदत हो गई है। अगर मान लो कर्मचारी बर्खास्त करके सब क्यों बर्खास्त किए? फ्री करा आपने। अगर मान लो शिक्षा मंत्री रिजाइन हो गया तो क्यों हो गया? आपने बाद शिक्षा मंत्री का लिया ही नहीं। पेपर लीक के बारे में आपके शिक्षा मंत्री का भी लेते हैं। पंजाब के अंदर पेपर लीक हुआ, तमाम शिक्षा मंत्री पंजाब के अंदर भी पेपर लीक हो, बोल जाओ शिक्षा
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा बच्चों चाहिए के हमें। भविष्य की बात हो रही है और केजरीवाल बीच में जी के चिल्ला लिए रहे हो बोल आप। के चले जाओ अरे अपने बारे में शिक्षा बात मंत्री करिए का ना। एनडीए की सरकार है, इस्तीफा जाके होना बात चाहिए। करिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही है, तो भारतीय दुर्भाग्य जनता है पार्टी की बात कि करिए। तुम छात्रों बात के से प्रति कोई ना वफादार वकील नहीं नहीं हो, पहुंच पाता। छात्रों के ये प्रति चिल्लाने वफादार आते हैं। नहीं है हेमंत भाई। आपकी ये पार्टी लोग आपको केवल चिल्लाने भेज देती है। हंगामा खड़ा करना, हेमंत जी, केवल सवाल हंगामा इस बात खड़ा का होना करना, चाहिए कि सरकार करोड़ों रुपए देश का जनता को बर्बाद बताए कि करना। हम किस तरीके से 21 काम जून को करेंगे, ट्रेनिंग लेने के हम लिए किस विदेश तरीके चले से गए थे बच्चों को इनके नेता। आश्वस्त करेंगे। 21 देशों जून के को ट्रेनिंग भविष्य लेके आ गए। विदेश बस से लेकिन आए ये 20 बच्चों दिन का के अंदर नहीं है। पता नहीं कहाँ अमित जी जाके कुछ ट्रेनिंग कहना लेके चाह रहे हैं आए। आपसे। वो अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे क्या हासिल होता है? अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमित जी। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये चीजें जो बिल में मिसिंग है इनको जोड़ा जाए एक मिनट बिल गर्ग के साहब, अंदर। एक मिनट ना प्लीज। ठीक है, देश को अराजकता के माहौल ठीक है। जो चीजें हमें लगता है मिसिंग है, शायद आपसे छूट रही हैं, उन्हें बिल में जोड़ा जाए। एक स्टूडेंट कंपेंसेशन फंड बनाया जाए, जैसे पीएम रिलीफ फंड होता है वैसे उस फंड से एग्जाम कराया जाए। एक आरटीआई की तरह छात्रों को एक स्टूडेंट चार्टर मिलना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो कि भाई एग्जाम के बारे में पूरी बात हो। और किसी तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो इस पे सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए पूरा, कि कहाँ लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। सारी बातें पब्लिक डोमेन में आएंगी तो अपने आप प्रशासन पे एक तलवार लटकेगी कि उन पे डर होगा, और जो अधिकारी हैं उनको ठीक है, सस्पेंड एक- करने एक- के साथ जी। चलाना चाहिए। इसके अलावा तो कुछ भली जोड़ना वो- चाह रहे हैं इरा बोस इसमें? बोलना चाह रहा हूँ कि जो पेपर जो तैयार होता है ना, तो उसके करने से लेकर परीक्षा तक एंड टू एंड डिजिटल होना चाहिए, कैमरे से पूरा डिजिटल होना चाहिए, जिसे पेपर सेटर से लेके वहां से लेके ये एंड राधाकृष्ण तक कमेटी में हेमंत जी, राधाकृष्ण कमेटी ने तो, कही थी डिजिटल कि होना आप चाहिए, हाइब्रिड जिससे, सिस्टम को लगाइए ताकि तो फिर आप कमेटी पे कमेटी बनाते हैं लेकिन उस रिकमेंडेशंस को लागू क्यों नहीं करते हैं? आने वाले टाइम पे कंप्यूटर बेस्ड लागू क्यों नहीं करते? 2024 में राधाकृष्णन ने 101 सिफारिशें दी हैं। 40 सुझाव इस थे, सरकार ने लागू नहीं लागू करी कर वो दिए। चीजें। हेमंत भाई 40 में से 35 सुझाव लागू कर दिए हमने। 40 में से 35 सुझाव लागू कर दिए। सिफारिशें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए चल रही है कार्रवाई कि आने वाले जो एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेकिन होंगे। ये बीच में चिल्लाना जानते हैं केवल, इनको पता नहीं है हम तो एनटीए के बारे हकीकत में। बता रहे हैं। आप पूछिए हम तो हकीकत एनटीए के बता बारे रहे हैं। में। हम तो ये कह रहे थे कि आ जाओ जैसे संसद शिक्षा चलने दो। चलिए बहुत शुक्रिया चलो, चर्चा में चलो, शामिल चलो, होने चलो, के लिए। ये एक बहस बड़ी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि जब यही चर्चा संसद में हो रही है तो विपक्ष के नेता इसमें शामिल होकर के अपने सुझाव और इसको लेकर के इसकी खामियां और अच्छाइयां क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने सुझाव अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन तक किस तरीके से हंगामा होता रहा, संसद नहीं चली, लेकिन सवाल अब सरकार कर रही है कि हम जब मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए कानून लेकर के आ रहे हैं, तो अब हमें भी विपक्ष का साथ चाहिए, जो मिल नहीं रहा। उम्मीद है पक्ष विपक्ष दोनों इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे।